हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। बेटा आप सभी को पता है कि 29 तारीख को यानी कि 29 अप्रैल को आप सभी का एग्जाम है। एंड रिवीजन की एक सीरीज में, इस वाली सीरीज में जिसमें 2 ऑलरेडी वीडियोस में डाल चुका हूं, 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इस सीरीज में मैं तीसरा वीडियो, ये तीसरा चैप्टर आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो इसमें अपन इस चैप्टर का यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का बाकायदे बढ़िया से रिवीजन करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम से पहले क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए, है ना। बेटा कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कारण ये था कि मैं जो है ये टेस्ट आप देख रहे हो 30 मॉक टेस्ट ये कंप्लीट हो गए और इसमें मैं बिजी था। तो ये बहुत ज़रूरी था आप सभी के लिए। मैंने आप सभी से वादा किया था कि 30 मॉक टेस्ट 20 तारीख से पहले मैं डाल दूंगा एंड उसी में थोड़ी व्यस्तता थी, इसीलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। अब से ये रेगुलर जो क्लासेस हैं आपकी, मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आपको मिलने वाली हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें रिवीजन में पूरे सारे चैप्टर्स का आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और बाकी आपको बता दूं कि ये 30 के 30 सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर अभी आपने इनरोल नहीं किया है तो जाकर के इनरोल करो, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगा लास्ट में। ये बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आप इससे सीखोगे बेटा, आपकी रैंकिंग कितनी आ रही है वो ऐप के अंदर देखोगे, और भी बहुत ही अच्छे से आपका इंप्रूवमेंट होने वाला है, चूंकि सेक्शनल एनालिसिस आपको मिलने वाला है इस टेस्ट के अंदर। तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करो अभी और टेस्ट जरूर से दो। बाकी 50 मॉडल पेपर की जो सीरीज है विद वीडियो सॉल्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजफुल फॉर यू। नवोदय अल्फा बैच हमारा ऑलरेडी रनिंग बैच है, जो कि 2024 के बच्चों की प्रिपरेशन करा रहा है। अगर आप अगले साल की प्रिपरेशन के लिए अगले साल की प्रिपेयर कर रहे हैं, और अर्जुन बैच है, इसमें अगर आप कोई कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है तो आप इसमें एनरोल करके आप अपने कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, एक बार क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई फिर स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अच्छा तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एक बार जरा देख लेते हैं। ये सैनिक अल्फा बैच हमारा 2024 की तैयारी के लिए है, अगले साल जो आप सैनिक स्कूल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो देखो बेटा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स की सारी चीजें, जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो भी सवाल है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो सारे पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ मल्टीपल्स भी पढ़ेंगे, यानी कि गुणनखंड और गुणज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड के अंदर अपन 3 टॉपिक्स रखे हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यानी कि कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग मल्टीपल में जाएंगे और मल्टीपल में भी यही सेम चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा कि ये गुणनखंड होता क्या है, यानी कि फैक्टर होता क्या है। देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। संतरा तुम सभी ने खाया है बेटा, ये पूरा संतरा आप मानो कि अगर कोई संख्या है तो इसका एक भाग, ये वाला फल ही आपने निकाल दिया, इसका एक पार्ट 2 पार्ट आपने निकाल दिया, तो ये इसके टुकड़े हो गए ना, है ना। एक पूरे संतरे में से आपने छोटा सा पार्ट निकाल दिया बगल में, है ना, वो लगे खाने मस्ती में, वो बेटा उसके गुणनखंड हो गए, उसके टुकड़े हो गए। तो इसी तरह से किसी संख्या के अगर हम टुकड़े करते हैं ना, उसको तोड़ तोड़ के लिखते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जो छोटी वाली संख्या है वो बड़ी वाली संख्या का क्या है, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? वही मैंने लिखा बेटा, यहां देखो ये सारे नोट्स आपको मिल ही गए हैं। किसी संख्या के टुकड़े टुकड़े करके लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे अगर मान लो बेटा कि मैं 8 को लिखना चाहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। मैं 16 को लिखना चाहता हूं, खैर 16 तो वही हो जाएगा। मैं 15 को लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 5। यानी ये जो संख्या है ना 15, इसके 3 भी फैक्टर हो गए और 5 भी इसका एक फैक्टर हो गया, यानी कि गुणनखंड हो गया। और ये बात समझ में? तो किसी भी संख्या को जब हम छोटे छोटे संख्या के रूप में लिखते हैं ना, किसी बड़ी संख्या को जब हम छोटे छोटे नंबर्स के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर बात है? बहुत आसान सी चीज है बेटा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और बहुत जल्दी से इसको निपटाना है इस पूरे चैप्टर को, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज, वही रिवीजन वाली रफ्तारी पकड़े हुए चलेंगे, धीरे धीरे नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर्स नेक्स्ट हमारा है। फैक्टर्स आप समझ गए, किसी संख्या के छोटे छोटे टुकड़े करके लिखने को हम फैक्टर्स कहते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो और बात अच्छे से समझ में आएगी। अगला है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स। अब देखो बेटा मेरी बात समझना, अगर मेरे पास 8 है ना, तो मैं इसको 4 × 2 भी लिख सकता हूं, है ना। ये भी इसके फैक्टर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। सुनो, ये भी इसके फैक्टर्स है, ये 4 भी इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है। लेकिन आप ध्यान से एक बात सुनो कि जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है, यानी ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन बेटा जरा बताना मुझे कि क्या 4 एक प्राइम नंबर है? ना जी ना, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी 4 एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हुए। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कि सारे के सारे गुणनखंड क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। सारे के सारे गुणनखंड क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए।
समझ रहे हो बात? तो अगर मैं 8 को लिखना चाहता हूं प्राइम फैक्टर्स के रूप में बेटा, तो मैं कैसे लिखूंगा? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर मैं 18 को लिखना चाहता हूं तो 18 को लिखूंगा मैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो 18 को ऐसे भी लिख सकता था 2 गुणे 9, लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे चूंकि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये सारे क्या होंगे? ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है जी। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि जब हम लोग 18 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं के टुकड़े के रूप में लिखते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। क्लियर बात है? चलो अब जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। देखो आप चाय पीते हो, चाय में भी चीनी होती है, शरबत पीते हो, शरबत में भी चीनी होती है, लस्सी पीते हो, लस्सी में भी चीनी होती है। यानी ये जो चीनी है ना, ये तीनों में कॉमन है, चाय में भी है, शरबत में भी है, लस्सी में भी है, यानी ये तीनों में है। आप तीनों में इसका इस्तेमाल करते हो, इसका यूज करते हो। तो जो चीजें 2 या 2 से अधिक चीजों के अंदर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं, कि कॉमन फैक्टर है या फिर कॉमन मल्टीपल है, ठीक है ना। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि जो एक से ज्यादा चीजों में हो। जैसे कॉमन रूम, तुम्हारा भाई भी उसी में रह रहा है, तुम्हारी बहन भी उसी में रह रही है, तो एक बेडरूम जो आपने रिजर्व कर रखा है वो कॉमन बच्चों के लिए है, मतलब माता पिता के लिए अलग है, ठीक है। जो एक बच्चों के लिए रूम है उसको हमने कॉमन रूम बोल दिया, बच्चों वाला कॉमन रूम, ठीक है। वैसे ही कॉमन प्लेग्राउंड, मतलब जहां सिर्फ आप नहीं खेलते हो, आपके दोस्त भी खेलते हैं, आपके मित्र सखा खेलते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक कॉमन ग्राउंड हो गया। तो कॉमन में कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक से ज्यादा लोगों का अधिकार हो, यानी कि एक से ज्यादा लोग वहां पे रहते हो या फिर एक से ज्यादा लोगों की सहभागिता हो। तो कहने का मतलब ये हो गया 2 या 2 से अधिक संख्याओं में समान गुणनखंड को ही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि मैं लिखना चाहता हूं 12, ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? देखो अच्छा, यहां पे कॉमन बताने से पहले मैं एक चीज तुमको और क्लियर कर दूं कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में जो डिफरेंस है ना, वो जरा यहां पे ध्यान से समझना तुम। जैसे अगर मैं 12 लिखता हूं ना बेटा, तो फैक्टर का मतलब यह होगा कि हर वो संख्या जिसका 12 में भाग चला जाता है, हर वो संख्या, हर वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर देगा, जिससे 12 में भाग चला जाएगा, वो संख्या 12 का फैक्टर होगा। जैसे देखो, अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं तो 1 का 12 में भाग चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो 1 12 का फैक्टर हो गया, 2 भी 12 का फैक्टर हो गया, 3 भी 12 का फैक्टर हो गया, 4 भी हो गया बेटा, 6 भी हो गया और 12 भी हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, है ना? यानी 12 के फैक्टर्स ये सारे हो गए, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। ये सभी के सभी 12 के फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 12 में इन सभी का भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी, 4 का भी और 5 का भी, तो सबका भाग 12 में जा रहा है। यानी कि 12 को ये सारे नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 12 क्या हो गया, ये सारे नंबर्स क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स हो गए। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर वही मैं प्राइम फैक्टर लिखूं बेटा, तो 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। तो आप देखो इसमें और इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। यहां पे हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है, यानी कि गुणा गुणा करके लिखा है, लेकिन यहां पे कहीं भी आप मल्टीप्लिकेशन नहीं देखोगे बेटा। क्यों? क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करने लग जाओगे ना अगर, तो ये 12 नहीं आएगा, 12 से कहीं ज्यादा आ जाएगा। देखो 12 6 के 72 तो भाई यही हो गए, है ना। फिर 4 में गुणा किया, फिर 3 में गुणा किया, फिर 2 में गुणा किया, कितनी बड़ी संख्या निकल के आएगी सोचो। तो इसीलिए हम लोग यहां पे गुणा नहीं लिखते बेटा, यहां पे गुणा लिखते हैं। ये प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड है, और ये अभाज्य गुणनखंड नॉर्मल गुणनखंड है, सिंपल। ये सारी जो संख्याएं हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं, क्या है? ये गुणनखंड है केवल, यानी कि केवल फैक्टर्स है, ठीक है। अच्छा, यहीं से 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा बेटा। एक तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ये वाला कॉमन फैक्टर्स का, और प्लस एक और कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, जो कि आगे मैं बताने वाला था, लेकिन साथ साथ में बता दूंगा। कॉमन प्राइम फैक्टर्स यानी कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। कॉमन तो है ही, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तीनों में हो, है ना। इसके साथ साथ प्राइम फैक्टर्स का मतलब हुआ अभाज्य गुणनखंड, यानी जो ऐसे गुणनखंड जो प्राइम हो और साथ साथ कॉमन भी हो। अच्छा ये बताओ, कॉमन कब होगा? जब 2 नंबर होंगे या फिर 2 से ज्यादा नंबर होंगे। जैसे मैंने कहा चाय, शरबत, लस्सी, तो 3 चीजें हैं यहां पे। तो तीनों चीजों में कॉमन क्या है? चीनी है, शुगर है कॉमन। अगर मैं कहूं बेटा सिर्फ आपके पास चाय है, तो कॉमन कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉमन कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना भाई, एक ही आदमी उसमें है,
एक ही चीज का अधिकार है, एक ही चीज की बात हो रही है, तो कॉमन की बात ही नहीं होगी। कॉमन की बात कब होगी? जब दो या दो से ज्यादा चीजों का वहां पे जिक्र होगा, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजों का डिस्कशन होगा, तब जाकर के हम कॉमन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स के बारे में जरा समझते हैं बेटा। देखो ये मैंने 12 लिखा, 12 के ये फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब मैं काम करता हूं, 8 लिखता हूं, यहां पे देखना 8 लिखता हूं और 8 के सारे फैक्टर्स लिखता हूं। 1 का भी भाग ये 8 में जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाएगा और 8 का भी भाग जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 8 के फैक्टर्स हो गए। अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने, है ना बेटा। ये मैंने 8 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब कॉमन देखो क्या है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो दोनों में हो बेटा, तो ये 1 जो है दोनों में है, 2 भी दोनों में है, ये 4 भी दोनों में है और 8 दोनों में तो है नहीं, यानी कि 1, 2 और 4 ये हुए क्या? ये हुए बेटा कॉमन फैक्टर्स। बोलो, ये हुए कॉमन फैक्टर्स, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। और यहां पे अगर तुम देखोगे तो देखो भाई 2 कॉमन है हमारे पास। ठीक है, ये वाला भी 2 कॉमन है और इधर कोई और कॉमन तो है नहीं, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स हो गए बेटा 2 इंटू 2, है ना। इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, तो ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो गए और ये वाला हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। मतलब बात समझना कि अगर हम सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग अभाज्य संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो कॉमन होगा वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। अगर हम लोग प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी वहां पे प्राइम नंबर्स को लेके आ रहे हैं, हमने फैक्टर्स के रूप में प्राइम नंबर्स को लिखा है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स वो कहलाएगा। इतनी सी बात है बेटा, बाकी कुछ इसमें बात नहीं है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। ये कॉमन फैक्टर्स देखो मैंने बता दिए, 12 और 30 का ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया, और कॉमन प्राइम फैक्टर्स भी बता दिया, ये चीज बता दी मैंने बेटा। ये आपको ये सारी स्लाइड है, मैंने समझा दी आपको अच्छे से। ये देखो बेटा, कुछ चीजें याद रखना जरूरी है, गुरुजी का जंतर, इस चीज को लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत काम आएगा, बड़े यूजफुल सी चीजें हैं ये लिख लो जरा। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। क्या ये बात सत्य है? जरा देखना बेटा। कहने का मतलब ये है, अगर एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है, यानी कि एक का भाग सभी में जाता है, क्योंकि हर एक संख्या गुणनखंड होती है जिसका उस बड़ी वाली संख्या में भाग जाता है। तो एक का भाग तो बेटा सभी में जाता है, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, 104 हो, 106 हो, सभी में एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं। तो अगर एक का भाग जाएगा, यानी एक सभी संख्याओं का गुणनखंड यानी कि फैक्टर है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, बिल्कुल सही बात है जी, स्वयं की हर एक संख्या गुणनखंड होगी। क्यों? क्योंकि खुद में तो भाग जाएगा ही जाएगा किसी संख्या का। जैसे 25 में 25 का भाग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32 में 32 का भाग जाएगा, 45 में 45 का भाग जाएगा, यानी हर एक नंबर स्वयं की गुणनखंड तो जरूर होती है, यानी कि स्वयं का फैक्टर जरूर होता है। ठीक है, वैसे किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। निश्चित कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते हो बेटा कि 10 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, इसके 15 हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे देखो यहां पे 12 के सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, टोटल 6 हैं। 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, है ना, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरी चीज ये देखो कि कोई भी गुणनखंड इसमें 12 से बड़ा नहीं है, यानी कि किसी संख्या का जो फैक्टर होगा या तो उस संख्या के बराबर होगा, मतलब 12 का फैक्टर या तो 12 के बराबर होगा या 12 से कम होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, और 30 के गुणनखंड की अगर मैं बात करूं, देखो तो 30 का गुणनखंड या तो 30 होगा या तो 30 से कम होगा। आप देखो ये सारे नंबर्स देखो, या तो 30 से कम होगा लेकिन 30 से ज्यादा कभी नहीं होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या का जो गुणनखंड होता है या उसके बराबर होता है या तो उससे कम होता है। वही चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बड़ी जल्दी इस चैप्टर को बेटा निपटाएंगे हम लोग, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों को लेकर हम लोग चलने वाले हैं। आ जाओ, ये हो गया। अब बेटा जरा मल्टीपल्स के बारे में सीख लेते हैं, गुणज क्या है। अभी तक हमने फैक्टर्स के बारे में सीख ली, बातें क्लियर है बेटा। अब गुणज देखो, मल्टीपल्स क्या है। गुणज नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी संख्या का अगर हम लोग किसी नेचुरल नंबर में गुणा कर देते हैं, जैसे 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 10 में, 12 में, 18 में, 20 में, तो वो जो रिजल्ट हमें निकल कर आता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मल्टीपल है, गुणज है। जैसे देखो, मैंने कहा बेटा 3 का गुणज निकालना है, तो 3 का 2 में गुणा कर दो, 6 मिल गया। 3 का 3 में गुणा कर दो, 9 मिल गया। 3 का 15 में गुणा कर दो, 45 मिल गया। 3 का 30 में गुणा कर दो, 90 मिल गया। तो 3 का अब किसी भी संख्या में गुणा कर लो बेटा, किसी भी नंबर में गुणा कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा हमारा क्या मिलेगा, गुणज मिलेगा, यानी कि मल्टीपल मिलेगा। तो इसका मतलब एक बात आपको समझ में आ रही है बेटा कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे कि फैक्टर्स के केस में क्या था कि वो फाइनाइट थे। कैसे फाइनाइट थे बेटा? क्योंकि हमने ना कुछ ही फैक्टर्स निकाले थे, जैसे कि 12 के फैक्टर्स निकाले थे, तो वो 12 से ज्यादा नहीं हो सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, मल्टीपल्स में आप किसी भी संख्या से गुणा करो। जैसे 3 में मैंने 1 का गुणा किया, 2 का किया, 3 का किया, 10 का किया, 12 का किया, 15 का किया, 20 का किया। इसकी कोई लिमिट है क्या बेटा? कोई लिमिट नहीं है इसकी। यानी किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, लगातार गुणा करते जाओ, तो आपको नई नई संख्या मिलती जाएगी, नया नया नंबर मिलते जाएगा, और वो सारे नंबर्स ये क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे, यानी कि गुणज होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यही एग्जांपल आप देखो कि 4 का गुणा मैंने 2 में किया तो 8 मिल गया, 4 का 3 में किया 12 मिल गया, 4 के 8 में किया तो 32 मिल गया। और ये सारे नंबर्स क्या है बेटा? ये सारे नंबर्स हैं हमारे मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है जी, ये सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल हैं, है बेटा? चलो, सो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। और मल्टीपल्स में कुछ करने का नहीं है बेटा। वैसे ही देखो, जैसे कॉमन हमारे फैक्टर्स हुआ करते थे, वैसे ही कॉमन मल्टीपल्स भी हैं। यानी दो संख्याओं के बीच में जो कॉमन मिलेगा उसको हम लोग बोल देंगे कॉमन मल्टीपल्स। हमने 4 के मल्टीपल्स लिखे, 4 एकड़ ने 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, इस तरह से लिखते जाएंगे हम अनंत तक बेटा। ये कहां जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। 6 के मल्टीपल्स लिखे, 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, लिखते गए हम। इसमें जरा कॉमन ढूंढो, ये 12 हो गया, ये 24 हो गया, तो ये कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, दोनों में है। ठीक है, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों में कॉमन है। ठीक बेटा, चलो अब इसमें कुछ चीजें वही याद रख लो कि प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज भी होती है। हमने पहले वाले में पढ़ा था कि प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, यानी कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एज वेल। मतलब कोई भी संख्या खुद की फैक्टर भी होती है और खुद की मल्टीपल भी होती है, खुद की गुणज भी होती है और खुद की गुणनखंड भी होती है। तो ये चीजें सही हैं इस केस में। किसी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होगा। ध्यान रखना, जब भी मल्टीपल होगा तो वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन जब भी आपका फैक्टर होगा यानी कि गुणज होगा, गुणनखंड होगा, तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। लेकिन मल्टीपल के केस में क्या है, या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, मल्टीपल ऐसे याद रखो ना कि मल्टीपल मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो जब भी चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, वो बढ़ता है ना। तो बढ़ता है यानी वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। क्लियर बात है बेटा? ठीक है, किसी संख्या के गुणजों की संख्या इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। यानी कोई भी संख्या है, कोई नंबर है हमारे पास, उसके जो मल्टीपल्स हैं उसकी संख्या इनफाइनाइट होती है। अभी मैंने बताया बेटा, उभयनिष्ठ गुणजों की संख्या भी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, याद रहेगा? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस पे, जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चंस। देखो ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनेंगे नहीं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी निपटा देंगे बेटा। पढ़ो, 208 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अच्छा देखो, बात सुनो कि हमें जब प्राइम फैक्टर्स निकालना होता है ना, तो उसका तरीका क्या है। अच्छा, मैंने तरीका बताया नहीं आपको, ठीक है, मैं बता देता हूं बेटा एक बार। जैसे कि मान लो आपके पास है 72 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं, तो वही एलसीएम वाला मेथड। यहां से ऐसे लाइन खींचो बेटा, 2 से भाग दो 36 हो गया, 2 से भाग दिया 18 हो गया, 2 से भाग दिया 9 हो गया, 3 से भाग दिया 3 आ गया, 3 से भाग दिया 1, खत्म। यानी आप इधर देखो ना बेटा, ये सारे क्या हो गए, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये सारे क्या हो गए,
प्राइम फैक्टर्स हो गए। यानी देखो प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गए, 2 दूनी 4 दूना 8 24 या 72, है ना। तो ये बेटा सारे क्या हो गए, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। बात समझ रहे हो। निकालने का तरीका वही है कि आप डिवाइड करते आओ, डिवाइड करते आओ। जैसे 2 से भाग चला गया कोई बात नहीं, 2 से चला गया ठीक है, 2 से चला गया। अब जब 2 से भाग 9 में नहीं जाएगा तो 3 से भाग देने की कोशिश करेंगे और फिर 3 से भाग देंगे तो ये लास्ट में 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा, 3 से भाग दिया हमने तो लास्ट में ये 1 बच गया। यानी कि हम लास्ट में जो है 1 बचने के बाद जो ये बगल में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं ना, यही हमारी प्राइम फैक्टर्स हैं, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, चलो अभाज्य गुणनखंड समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, 208 के प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। जरा देखो आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। 208 यहां से हमने 2 से भाग दिया तो 104 हो गया, 2 से भाग दिया तो ये 52 हो गया, 2 से भाग दिया तो ये बेटा 26 हो गया, फिर 2 से भाग दिया तो 13 हो गया, फिर 13 से भाग दिया तो खत्म ही हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं भाई कि 2 2 2 2 और 14 ना 13। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, 2 2 2 2 इंटू 13, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट देख लो जी, नेक्स्ट आ जाओ। क्या कह रहा है, 24 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अच्छा ये देखो, इसमें एक फॉर्मूला बनेगा आपका, और सवाल के साथ ही मैं कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाते चलूंगा। 24 के प्रथम 5 गुणजों का योग कहने का मतलब यह है कि कभी भी आपका ऐसा सवाल बन जाए ना, x के प्रथम n गुणजों का योग, गुणजों का योग, तो आप ऐसे करना बेटा, फॉर्मूला ऐसे बनेगा x इंटू n प्लस 1 n बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। यानी आप ये लिख लेना, अगर n के प्रथम x के प्रथम n गुणजों का योग आपसे कह रहा है ना बेटा, x के प्रथम n गुणजों का योग, यानी कोई संख्या x है उसके पहले n मल्टीपल्स का समीशन निकालना है। तो यहां पे x क्या है बेटा, 24 है। प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है, यानी आप x की जगह पे क्या रखोगे, बोलो 24 रखोगे, और x की जगह पे 24 रखने के बाद n की जगह पे क्या 5 रखोगे। ठीक है, तो n इंटू, यानी कि n की जगह पे हमने 5 रख दिया, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 n बाई 2 हमने कर दिया। ठीक है जी, यहां देखो 2 से काटा तो 12 दूना 24 और ये 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, तो ये 12 और गुणे 30 यानी कि 360, ये हमारा आंसर हो गया 360, डी ऑप्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी ताकि जल्दी जल्दी आप कर लो। और अगर मान लो फॉर्मूला नहीं याद हुआ ना, तो क्वेश्चन आप समझो क्या कह रहा है कि 24 के प्रथम 5 गुणजों का योग, यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो 24 का पहला मल्टीपल क्या बेटा, 24 हो गया। दूसरा मल्टीपल क्या हुआ बोलो, 48 हो गया। तीसरा मल्टीपल क्या हो गया, 72 हो गया। चौथा मल्टीपल क्या हो गया बेटा, 96 हो गया। पांचवा मल्टीपल क्या हो गया बोलो, 120 हो गया। और इन सभी को आपस में जोड़ लो, ये हमारे पहले 5 मल्टीपल्स हो गए। आपस में जोड़ोगे बेटा तो 360 तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब बड़ी संख्या होगी, जैसे अभी तो सिर्फ 5 है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। लेकिन आपसे कह दिया कि 10, 15, 20, 25, 30, तो क्या करोगे, फॉर्मूला। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाओगे आप, ये वाला x के प्रथम n गुणजों का योग, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ अब इधर आओ। इसमें कह रहा है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ऐसे सवाल बेटा आ सकते हैं, तो ध्यान रखना, इनको अच्छे से करना है। 2 की पावर 4 है, गुणे 5 की पावर 6 है, गुणे 8 की पावर 8 है। देखना ध्यान से, यहां पे आपसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कुल कितने होंगे। बेटा आपसे प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है, मतलब ध्यान से बात समझना। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये हो गया कि ये सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। लेकिन आप देखो कि 2 तो भाई प्राइम है, 5 भी प्राइम है, क्या 8 प्राइम है ना, 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो मेरी बात समझना बेटा। ये देखो 2 पे पावर 4 तो है, उसको ज्यों का त्यों लिखो। 5 पे पावर 6 है, उसको भी वैसे ही लिखो। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखो इस पे पावर 8 है, तो 2 पे भी पावर 8 आ गया, इस पे भी पावर 8, इस पे भी पावर 8। तो अब सभी आप पावर्स को जोड़ लो। अब देखो ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी और ये भी, तो अभी सारे प्राइम हो गए।
है ना बेटा। अभी जो नंबर्स हैं वो सभी के सभी प्राइम हो गए आपके। अभी इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा है जो प्राइम नहीं है, यानी अब सारे प्राइम हो गए। तो सबको आपस में जोड़ लो जरा, सबको आपस में जोड़ लो। ये 4 6 8 8 8, तो 4 + 6 + 8 + 8 + 8 24 36 4 34 34, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। 34 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए बेटा। पहले 5 मल्टीपल्स नहीं लिख सकते क्या? 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, ये लिख लेना। ये देखो 17 19 और 79 यानी कि 79 के बीच उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 19 एंड 79? ध्यान से देखना बेटा, अच्छा सवाल है, अगर जरा सा भी इधर उधर हुए तो फंस जाओगे। आप देखो यहां पे 19 कैसा नंबर है? 19 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। और जब भी कोई एक प्राइम नंबर आ जाए, दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी हो सकता है, लेकिन एक अगर सिर्फ एक भी प्राइम नंबर आ जाए ना, तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वो 0 हो जाएंगे। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा बेटा 3 है हमारे पास, और मैंने कहा मेरे पास या तो ऐसा करो, मेरे पास मान लो 13 है और 15 है, तो 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है, 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 13 के प्राइम फैक्टर कौन कौन होंगे बेटा? 13 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 13 होगा, क्योंकि ये 13 से ही डिविजिबल है, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं है। और अगर मैं 15 की बात करूं बेटा, तो 15 का प्राइम फैक्टर होगा 3 × 5। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। यहां 13 है, अगर यहां 13 होता, ठीक है, तो हम एक बार को मान भी लेते कि चलो ठीक है, एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, लेकिन यहां कोई भी कॉमन दिख नहीं रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 0 हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 0 हैं बेटा, ठीक है। यानी कि अभाज्य कॉमन गुणनखंड जो है, अभाज्य उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो क्या है? 0 है। उनकी संख्या हमारी 0 है यहां पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। 98 के सभी गुणनखंड है बेटा। ये आप पे प्राइम नंबर नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, यहां पर प्राइम नहीं पूछ रहा है। यानी कि 98 के सभी फैक्टर्स लिखने हैं, तो 1 98 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाएगा बेटा। तो देखो यहीं से आपको बात पकड़ में आ जाएगी। 1 के बाद 2 नहीं है, ये खत्म हो गया। 1 के बाद 2 नहीं है, ये भी खत्म हो गया। इन दोनों में 1 के बाद 2 है, ठीक है। क्या 4 का भाग इसमें जाएगा? बोलो, 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन यहां पे 4 भी लिखा हुआ है, तो ये भी खत्म हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से देखो हमने कर लिया बेटा। एलिमिनेशन मेथड का यूज भी आपको एग्जाम में करना है, यानी कि ऑप्शन से चेक करना है। अगर 1-2 ऑप्शंस निकल जाने बेटा, उनको जाने दो, फंसे हुए नहीं बैठना है आपको। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम पे ध्यान दो, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो आप, ठीक है। जो 1-2 क्वेश्चन निकल रहे हैं उनको किनारे करो भैया, हमारी जिंदगी में तुम्हारा कोई काम नहीं है, उनको किनारे हटाते जाओ। जैसे यहाँ पे हमने बी, डी और सी को हटा दिया, तो हमारे पास सिर्फ ए बचा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही हमको नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। निम्न में से कौन सी संख्या 18, 30, 54 तथा 90 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 18, 30, 54 एंड 90? कह रहा है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? अच्छा बेटा, गुणनखंड कौन होता है? जिसका भाग जाता है उस नंबर में, जिसका डिवीजन होता है। तो देखो इनमें से किसका डिवीजन? इन सभी में हो जाएगा। अगर इनमें से कोई नंबर ऐसा है जिसका सभी में डिवीजन हो जाता है बेटा, तो आप मान के चलना कि वो जो नंबर है वो इन सभी का क्या है? कॉमन गुणनखंड है, यानी कि कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। देखो 6 से ही चेक करते हैं। 6 का भाग 18 में जाएगा, हाँ जी। 6 का भाग 30 में जाएगा, बिल्कुल। 6 9 54, यस। और 15 6 का 90, यानी 6 ही मिल गया बेटा, यही हमारा आंसर हो गया। यानी ये जो 6 संख्या है ना हमारी, इससे सभी में भाग चला जाएगा, इसलिए ये कॉमन फैक्टर हुआ हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको करो बेटा, इसको जरा करना। कह रहा है कि 4 के प्रथम 9 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई और इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर है। सॉरी, देखो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द टेंस एंड यूनिट्स प्लेसेस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हमने कहा बेटा, एक फॉर्मूला हमने दिया था कि सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ x। अभी x के प्रथम
n गुणजों का योग अभी हमने बताया था, जिसका फॉर्मूला बताया x इंटू n प्लस 1 n बाई 2, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ x। तो देखो 4 के प्रथम 9 गुणज, यानी कि x की वैल्यू यहां पे है 4 और n की वैल्यू है 9, है ना बेटा। तो जरा x की वैल्यू और n की वैल्यू यहां पे रखो। x की वैल्यू है 4 तो हमने लिखा यहां पे 4, और n की वैल्यू है 9 तो 9 इंटू 9 प्लस 1 और बाई 2, 2 से काटा तो 2 दूनी 4 हो गया बेटा, और 9 दूनी 18, 18 दहा में 180 हो गया। देखो ये 180 हो गया। आगे क्या कह रहा है ये ध्यान दो। आगे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस, यानी ये जो नंबर, ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, इसका जो टेंस प्लेस है और यूनिट प्लेस है, यानी कि ये वाला इकाई का स्थान और दहाई का स्थान, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो 8 माइनस 0 बराबर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना जी। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये देखो 256 तक 16 के गुणजों की संख्या है। सिंपल बात है बेटा, 16 का 256 में भाग दे दो तो आपका आंसर 16 ही आ जाएगा। 16 करने 16, 9 96, 16 6 के 96, ये 16 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 3 के पहले 3 गुणजों के योगफल में सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। 3 के पहले 3 गुणज, तो पहला गुणज 3 प्लस दूसरा गुणज 6 प्लस तीसरा गुणज 9, 3 दूना 6, 3 3 का 9, पहले 3 गुणजों का अच्छा गुणनफल कह रहा है। अच्छा बेटा ध्यान से सुनो, 3 का पहला गुणज मतलब 3 इंटू 3 बराबर 3, दूसरा गुणज बराबर 6 हो गया, और तीसरा मल्टीपल बराबर 9 हो गया। कह रहा है कि ये जो 3 के तीनों आपके गुणज आए हैं ना, 3 के जो तीनों आपके मल्टीपल्स आए हैं, इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि इनका आपको गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालने के लिए 3 गुणे 6 गुणे 9 कर दो, 3 6 के 18 और 18 9 162। कह रहा है कि जो ये रिजल्ट आ रहा है उसके सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सैकड़े के स्थान पर ये है बेटा, यानी कि 1 है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 48 और 156 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 156। तो 48 और 156, अच्छा जी, तो 48 का देखते हैं सबसे पहले। तो 2 1 से तो भाग जाता ही जाता है, 2 हो गया। प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछना है, इस बात का ध्यान देना है बेटा, प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछ रहा है यहां पे, सिर्फ आपसे पूछ रहा है क्या, सिर्फ फैक्टर्स पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ जो है गुणनखंड आपसे पूछ रहा है। सो कीप इन माइंड, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। 1 2 3 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, है ना, 8 से भी चला जाएगा, और फिर 12 से चला जाएगा बेटा, 12 चौके 48, फिर 16 3 48, फिर 24 दूना 48 और फिर 48। और अगर मैं 156 की बात करूं तो 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 5 1 6 और 6 3 से भाग चला जाएगा, 4 3 12 4 9 36, तो 4 से भी भाग चला जाएगा बेटा, और 4 से अगर भाग जाएगा तो 6 से भी जाएगा, 6 दूना 12 6 6 36, 6 से भी चला जाएगा, 8 से जाएगा क्या, 8 1 कम 8 8 8 नहीं 8 से नहीं जाएगा, 9 से 3 से जा रहा है, कोई 9 से जाना जरूरी नहीं है, देखते हैं एक बार, 9 1 कम 9 और फिर 66 हो गया, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से तो जाएगा नहीं, और अगर 12 से चला जाएगा, 12 1 कम 12 12 3 36, ठीक है, 12 से चला जाएगा, और 13 से भी चला जाएगा बेटा, 13 कम 13 13 दूना 26, 13 से भी चला जाएगा, 12 13 हो गया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 12 का हो गया, 13 का हो गया, इसके बाद जो है 13 गुने 12, फिर ये 72 से नहीं जाएगा, 12 6 72, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा बेटा, ठीक है। तो 12 हो गया, और 6 से अगर करें तो 6 दूनी 12 और 6 6 36, 6 दूनी 12 6 6 36, तो ये 26 हो गया, है ना, 26 से चला जाएगा, 26 20 वट्ठे 20 वट्ठे नहीं बेटा, 20 7 140 और 6 7 42, नहीं 20 6 6 6 36, ठीक है, 6 बार में चला जाएगा, 26 6 का हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 39 भी हो जाएगा, 39 भी हो जाएगा बेटा, 3 चौके 12 9 चौके 36, 39 भी हो गया, और फिर जो है आपका 3 बार में करना है ना। तो आगे देखो, आगे जो है बड़ी बड़ी संख्या हमें मिलेंगी, तो आगे करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा उभयनिष्ठ गुणनखंड को, अरे यार बेटा सुनो, उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात कर रहा है ना, तो ये सारे तो दिए नहीं है, है ना। आप देखो कि सारे उभयनिष्ठ आएंगे भी नहीं, वैसे इतने आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग पूरा निकालना चाहते हैं तो एक बार को निकाल सकते हैं कि 3 चौके 12
और 3 से अगर मैं करूँ तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 दूना 6, 52 हो गया बेटा, 52 हो गया। और 2 से अगर मैं करूँगा यहाँ पे तो 2 7 14, 2 8 16, 78 हो गया और फिर 156 हो गया, है ना। तो ये सारे इसके 156 के क्या हो गए, गुणज हो गए। 1 मिनट बेटा, देखो गलत कर रहे हैं हम लोग, देखो सुनो 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 सुनो, यहाँ पे एक क्वेश्चन चलो थोड़ा चेंज भी कर लो यार। यहाँ ना ये उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रखा है, हम गुणज निकाल रहे हैं बेटा, हम फालतू का तब से गुणज निकाल रहे हैं, ये गुणनखंड पूछ रखा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ही ऐसा ही बना लो ताकि ऐसा भी क्वेश्चन आए तो तुम कर पाओ। अगर उभयनिष्ठ गुणज जो हो वो आपसे पूछे तो आप इस तरह से निकालोगे, कॉमन मल्टीपल, है ना। ये थोड़ा ध्यान नहीं गया बेटा। तो कॉमन यहां से देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और फिर 12 है, 16, 24 और 28 में से, तो ये है कॉमन मल्टीपल्स। और नहीं नहीं यार बेटा देखो, फिर बिल्कुल सही कर रहे हैं यार हम, देखो मास्टर ने पी रखे हैं सुनो 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 सुनो, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग, यानी कि गुणनखंड ही तो है, ये सारे गुणनखंड ही तो यार, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि गुणज निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, सही है सही है सही है ना, सही जा रहे हैं हम लोग, यानी गुणनखंड ही हमारे हैं यार। मैंने सोचा कि 156, मैं सोच रहा हूँ कि ये 156 शायद इससे बड़ा हो गया क्या, ये 156 तक ही जाकर रुक गए, 48 तक, यानी कि सारे कम ही है, सारे गुणनखंड ही है बेटा। तो देखो कॉमन कौन कौन से हो गए बेटा, देख लो ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और ये 12 हो गया, बाकी कोई है नहीं कॉमन। तो 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 और 12, ये सी होगा, हो गया ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। 4 6 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है। तो उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा बेटा, जिसमें 4 6 और 15 तीनों का भाग चला जाता हो। इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा बेटा, और इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो कोई भी इसमें से नहीं है जो कि कॉमन मल्टीपल हो, यानी कि जिसमें सभी का भाग चला जाता हो, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित हो जाती है बेटा, सारे ही नंबर्स 25 से डिविजिबल है, देख लो तुम, है ना, डिवाइड करके देख लो, ये सारे ही नंबर्स यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखो, 9 तथा 17 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है, यह संख्या 1600 और 1700 के बीच में है, संख्या a ज्ञात कीजिए। a इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 17, दिस नंबर इज बिटवीन 1600 एंड 1700, फाइंड द नंबर a। कह रहे बेटा कोई नंबर एक है a, ठीक है, ये 1600 से लेकर के और 1700 के बीच में है, ठीक है। 9 तथा 16 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज है। गुणज कहने का मतलब, मल्टीपल कहने का मतलब कि 9 और 17 दोनों से इसमें भाग जाएगा, जिस भी संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। तो आपको करना क्या है ना, ऐसा नंबर निकालने के लिए आपको 9 और 17 का एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। क्या करना होगा बेटा, एलसीएम निकालना होगा। तो देखो 9 और 17, तो इसमें से 17 एक प्राइम नंबर है, तो आप एलसीएम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। 17 का 9 में गुणा कर दो बेटा, ठीक है, 17 का 9 में गुणा कर दो, तो 17 9 हो गया बेटा 17 इंटू 9, ये हो गया 153, ये हो गया 153, 17 9 153। एलसीएम निकालोगे तब भी 153 ही आएगा, वैसे गुणा आपको नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। इस केस में आपको 153 इसलिए आ रहा है क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो गुणा नहीं आपको करना, ये गुणनफल आपको नहीं मिलता, कुछ और मिलता। तो एक्चुअल में हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, कभी भी हमेशा तुम गुणा मत कर देना। तो 153 का भाग दो आप किसमें, बड़े वाली संख्या में 1700 में, 153 का 1700 में भाग दे दो बेटा, ये कितना हो जाएगा 153 ये करने, ये 153 हो गया और यहाँ पे हो गया कितना बचा, अच्छा 1700 है ना, तो 17 170 और 153 करने 153 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ जो भी बचे उससे में मतलब नहीं है, ये 11 का 153 में गुणा कर दो 153 इंटू 11, तो 11 3 33 को 3 हासिल 3, 11 25 55 3 58 हासिल 5, 11 कम 11 5 1683 हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 7 12 तथा 15 है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड ये हैं, प्राइम फैक्टर्स ये हैं, और छोटी से छोटी संख्या निकालना है बेटा, इसका मतलब अपने को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। अच्छा इसमें कहीं एलसीएम के सवाल थोड़ी आने लगे सारे, नहीं एक आध दो है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो 7 12 और 25 एलसीएम का रिवीजन इसके बाद कराने वाला हूं, डरना नहीं है, बिल्कुल सारा का सारा सब रिवीजन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 12 और 25 अभाज्य गुणनखंड 7 12 और 25 है, तो देखो इसका एलसीएम निकालो बेटा, 7 12 25, तो भाई 2 से जो कट रहा है काटने दो, 2 6 के 12 25 हो गया,
फिर 2 से काटोगे तो 7, 2 तिहाई 6, 25 हो गया बेटा। फिर 3 से काटोगे तो 7, 3 एकन्ने 3, 25 हो गया। फिर 5 से काटो तो 7, 1, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो तो 7, 1, 1। फिर 7 से काटो तो 1, 1, 1 हो गया। ठीक है, अब इन सभी का मल्टीप्लाई आप कर दो, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300, 300 सते 2100। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ जी। निम्न में से कौन सा सही अभाज्य गुणनखंड नहीं है? देखो बेटा सही कौन सा नहीं है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये तो बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये भी बिल्कुल सही है। ये देखो 2 तिहाई 6 और 13 6 के 78, ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई 3 सही है, तो यही तो गलत होगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 24 तिहाई 72 होता है, 108 लिखा है, तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक संख्या जो 40 से कम है, 3 की गुणज है तथा कुल 4 अभाज्य गुणनखंड है। 40 से कम है और 3 की गुणज है। 3 की गुणज है यानी कि 3 से डिवाइड होगी। तो इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है? देखो 39, ये 28 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता बेटा। 40 से कम है तो सारे ही 40 से कम है। 4 अभाज्य गुणनखंड है कह रहा है, तो 39 का 3 गुणे 13, तो यानी कि 2 ही है इसमें, ये भी खत्म हो गया। 36 की बात करूं तो 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। 18 की बात करूं तो 2 तिहाई 6 3 18, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, इसमें 4 फैक्टर्स हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 4 अभाज्य गुणनखंड है कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन सी संख्या 63 का गुणनखंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 63? 63 का गुणनखंड नहीं है, 63 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये फैक्टर्स नहीं है। कौन सा संख्या 63 का फैक्टर नहीं है? तो जरा देखो, जिस संख्या का 63 में भाग नहीं जाता हो वो फैक्टर नहीं है। 7 का भाग जाता है, बिल्कुल फैक्टर है। 63 का भाग भी जाता है, 63 भी फैक्टर है। 9 का भी भाग जाता है, 9 भी फैक्टर है। 11 का भाग 63 में नहीं जाएगा, यानी कि 11 जो है फैक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आओ। 12 के प्रथम 6 गुणजों का योग, देखो वही फॉर्मूला फिर, x के प्रथम n गुणजों का योग याद करो बेटा। तो x बराबर 12 हो गया यहां पे, और n बराबर 6 हो गया। ठीक है, निकटतम मान आपको निकालना है, तो फॉर्मूला याद करो। मैंने आपको बताया कि x इंटू n प्लस 1 n बाई 2। तो x की वैल्यू है 12 यहां पे, तो 12 गुणे n की वैल्यू है 6, तो 12 गुणे 6 और 6 प्लस 1 हो गया, बटे 2 कर दो बेटा। तो 2 से जब आप काटोगे तो यहाँ पे देखो ये 2 6 के 12, यानी कि ये 6 6 36, ये 36 और गुणे 7 हो गया, तो 7 6 42, 4 7 3 के 21 और 4 25 हो गया 252। 252 की सबसे नजदीक संख्या कौन सा है बेटा? कौन सा है? 250 है। ये देखो सिर्फ इसमें से 2 घटा दोगे तो आप 250 से पहुंच जाओगे, लेकिन जब इसमें आप 48 जोड़ोगे तब 300 पहुंचोगे। तो 300 बहुत दूर है, 300 बहुत दूर है, 250 आपका नजदीक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया अपना। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8 में गुणा करने पर 12 का गुणज प्राप्त होता है? अच्छा, तो 12 का गुणज कौन कौन है बेटा? देखो 12 हो गया, 12 का गुणज 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, इस तरीके से आप करते चले जाओगे। अब कह रहा है कि 8 का किस संख्या से गुणा कर दें कि 12 का कोई सा भी गुणज प्राप्त हो जाए। तो भाई देखो, अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, और 8 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बेटा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो आप समझो इस बात को कि 12 का हमें प्राइम फैक्टर, 12 का हमें गुणज निकालना है, और जिसमें 8 तो होना ही होना चाहिए, यानी कि ये 3 तो रहना ही चाहिए, 2 2 2 तो रहना ही चाहिए, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो 2 और 2 यहां पे है, एक और 2 इसमें जोड़ना है हमको बेटा। तो 2 गुणे 3 तो है ही यहाँ पे, एक और 2 यहां पे लेके आ जाओ, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 और दूना 24, यानी कि 24 हमको लेके आना है। तो 8 में जब मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो 24 आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 3। ऐसे समझो आप, देखो ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, हमको 12 का कोई सा भी फैक्टर, कोई सा भी मल्टीपल चाहिए, गुणन क्या बोलते हैं, गुणज चाहिए। 12 का कोई सा भी गुणज चाहिए बेटा। तो देखो 8 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 12 तो नहीं मिलने वाला, 24 मिल सकता है। कब? जब हम 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 मिल सकता है। ठीक है, तो ये बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं आई थिंक, और उसको निपटाते हैं फटाक से। निम्न में से कौन सी संख्या
1 से 8 के बीच किसी अभाज्य संख्याओं से विभक्त नहीं होती। तो 1 से 8 तक कौन सी अभाज्य संख्याएं बेटा? देखो 1 हो गया, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8, 1 से 8 के बीच ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 8 के सभी भी अभाज्य संख्याओं से विभक्त नहीं होती? देखो बेटा कौन सा नहीं है, सारी संख्या पहले तो देखो 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 5 से तो सारे ही डिविजिबल है, तो 5 को हटा दो। 2 से सारे डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से सारे डिविजिबल है। अब बात रही 3 की और 8 की, 3 की और 7 की। 2 + 1 ये 3 हो जा रहा है यानी कि 3 से डिविजिबल है। 5 + 1 6 हो जा रहा है यानी कि 3 से डिविजिबल है। 4 + 2 6 हो जा रहा है यानी कि 3 से डिविजिबल है। 6 × 4 = 10 हो रहा है बेटा, ये 6 + 4 ये 10 हो रहा है यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। यानी ये एक ऐसा संख्या है हमारा जो 3 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सारे 3 से डिविजिबल हैं और बाकी सारे 7 से भी डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। अगला, ये सबसे बड़ा समान गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF निकालना है ना, यानी मसा निकालना है बेटा। तुम समझ नहीं पाए बात को, मसा निकालना है यहाँ पे, आसान सी बात है। तो 15, 35 और 75 का मसा जब निकालोगे बेटा मुन्ना, तो कितना आएगा? 15 और 35 का निकालोगे तो 15 दूना 30 और ये 5 हो गया, 5 का भाग अब 15 में दोगे, 5 तिहाई 15, ये खत्म हो गया। ये 5 हमारा HCF बच गया। HCF अभी नहीं हुआ, अभी जब इस 5 का भाग आप 75 में दोगे तो वो भी चला जाएगा 75 में भी भाग, तो 15, 25, 75 ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 हमारा HCF हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पानी की 2 केनों में क्रमशः 24 तथा 30 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों केनों के पानी को पूरा का पूरा माप सके? पूरा। देखो 2 हम डब्बे लेकर आए हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, कितना लीटर? एक में 24 लीटर, एक में 30 लीटर। कह रहा है एक बड़े से बड़ा बर्तन लेके आओ जिससे हम दोनों के पानी को निकाल डालें, माप डालें, और बड़े से बड़ा बर्तन लेके आओ जिससे हम माप सकें इस चीज को, ठीक है। छोटा तो कुछ भी हो सकता है भाई, तुम आधे लीटर का ले लो, आधे लीटर से माप लोगे सारे को, लेकिन आपको बड़े से बड़ा बर्तन लेके आना है, ज्यादा बड़े से बड़ा बर्तन जिसमें हम माप सकें। तो बड़े से बड़ा मतलब हाईएस्ट कॉमन, मतलब दोनों को मापना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है यहाँ पे, महत्तम समापवर्तक। तो 24 का HCF निकाल लो बेटा, 24 और 30 का आपका HCF निकालोगे तो आ जाएगा 6। ये HCF वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे अगर आपको HCF निकालने नहीं आ रहा है तो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चले। अच्छा 12 नहीं 6 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 64 के अभाज्य गुणनखंड बेटा कर नहीं लोगे क्या? 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटा 32, 2 से काटा 16, 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो तो गया बेटा ये 1 2 3 4 5 6 बार, यही हो गया आंसर हमारा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाक से बेटा। देखो 3 तथा 8 के उभयनिष्ठ गुणज जो 100 से कम है की संख्या है। द नंबर ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 8 विच आर लेस देन 100, मतलब 3 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स जो कि 100 से कम है। अच्छा 3 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स चाहिए बेटा, क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल्स चाहिए जो कि 100 से कम है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर मुझे कॉमन मल्टीपल्स चाहिए तो एक काम करता हूं मैं, 3 और 8 का पहले ही मैं LCM निकाल लेता हूं। तो 3 और 8 का LCM निकालोगे बेटा, 2 से काटा 3 4 आ गया, 2 से काटा 3 2 आ गया, 2 से काटा 3 1 आ गया, 3 से काटा ये 1 1 खत्म हो गया। LCM देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24, यानी कि LCM आपका हो गया 24, ठीक है 24 हो गया। अब इस 24 का आपको भाग दे देना है 100 में, है ना। तो 24 का भाग दोगे 100 में जब, तो 24 का 100 में भाग दोगे तो 24 चौका 96 आ गया, ये 4 खत्म हो गया, यानी ये जो 4 है ना बेटा, यही 4 हमारा करेक्ट आंसर है। 4 विल बी करेक्ट आंसर। 24 चौके 96, यानी 3 और 8 के उभयनिष्ठ गुणज जो 100 से कम है उनकी संख्या 4 है, आंसर होगा हमारा 4, ठीक है। मजा आया बेटा? बेटा मजा आया तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो कि मास्टर मजा आ गया हमें। एंड आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया बड़े अच्छे से, बड़े शानदार तरीके से, बहुत अच्छा लगा। बाकी बेटा आप जो है टेस्ट जरूर से दे लेना। अर्जुन बैच ये हमारा है, ये तो अगर ज़रूरत हो तो ही लेना। नवोदय अल्फा बैच है जो 2024 की तैयारी करा रहा है, सैनिक अल्फा 2024 की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। और
इस साल जो आपके लिए जरूरी चीज है वो 30 मॉक टेस्ट की सीरीज यही मैं कंप्लीट कर रहा बेटा। तो ये ऑलरेडी 30 मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो विद सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको जरूर से एनरोल करें और आप अपनी रैंकिंग वगैरह देखें, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। बाकी 10 मॉक टेस्ट जो है ये सैनिक स्कूल का है, नवोदय का 50 मॉडल पेपर अभी विद सॉल्यूशन, ये भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, यहाँ पे वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना बेटा। पहली बात ये टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना 6260388361। किसी भी जानकारी के लिए बैच से रिलेटेड अगर आप अगले साल की तैयारी करना चाह रहे हैं नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की, तो हम लगातार इस चैनल पे आपको गाइड करते रहते हैं, प्रिपरेशन करवाते रहते हैं। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, अगले साल की नवोदय की या फिर सैनिक की तैयारी कर सकते हैं हमसे जुड़ करके। किसी भी जानकारी के लिए बैच से रिलेटेड आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये नंबर है 6260388361 पे। चलिए बेटा, आई होप कि मजा आया होगा आपको। नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको पढ़ डालो, प्रैक्टिस कर डालो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।